तो ऐसा कहा जाता था कि फीमेल्स नहीं आती है थिएटर्स में हॉरर फिल्म देखने के लिए, इसलिए सेक्स भी ज्यादा डाला जाता था क्योंकि वो मर्दों का जॉनर माना जाता था। और मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भी कुछ मेडिकल इशू के नाम पर पेट के अंदर ही बच्चों को मारा जाता है, ये आज की भी रियलिटी है। तो काजोल को हॉरर से बहुत डर लगता है, पर नुसरत को मुझे लगता है फैन से ज्यादा डर लगता है। हाँ, मतलब बहुत लेटेस्ट चीज तो आप सोशल मीडिया देखिए, कितना मतलब एक औरत का अगर पोस्ट होता है तो उसके नीचे क्या क्या भाषा यूज करते हैं लोग, तो उसके उनकी आत्मा वहां मतलब पर अभी वो भी ये पता नहीं ना, मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रेजेंस तो है बट कुछ है 100%। जिस तरीके से लेजी फिल्म मेकिंग चल रही है ना सारे जॉनर में, सिर्फ हॉरर के नहीं, वो सही नहीं है। राइट, ऑडियंस से आप 2 घंटे उनकी जिंदगी के ले रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, तब फिर बॉलीवुड हॉरर को अगर किसी ने इन रिसेंट डेज अगर सीरियस बनाने का काम किया है तो वो है विशाल फ्यूरिया। इट्स विशाल फूरिया आई से, और फूरिया आप प्यार से कुछ भी बुला सकते हो, बट फूरिया भी ठीक है, बट आई काफी लोग थिंक ये फ्यूरिया ज्यादा बुलाते हैं। रिलेट करते हैं फियर, लाइक आप जिस टाइप के जॉनर के मूवी देते हो, फियर फ्यूरिया तो ये थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगता है। बट हाँ गाइज, आप देखो कि इनकी अगर मूवीज अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं वो वाली नहीं है मूवी के दरवाजे के पीछे कौन है। ये दरवाजे के पीछे बहुत सारे चीजें लेकर के आते हैं जो आजकल के सोशल इश्यूज में जनरली हमें देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आप मूवी लेकर के आ रहे हो, कहीं ना कहीं जो आजकल की सोशल प्रॉब्लम है वो भी सामने आ रही है। हाँ, कोशिश ये रहती है कि हॉरर को यूज करके हमारी कहानियां बताई जाए, राइट, और हमारे जो सोसाइटी के असली हॉरर्स है उसको सामने लाया जाए। क्योंकि जो चीजें, जो मेरी कहानियां तो नॉर्मल कहानियां होती है, लेकिन एंड में मैं कोशिश करता हूँ कि उन कहानियों में कुछ एक चीज पिरोई जाए जो हमारी रियलिटी है, जो हमारे सोसाइटी का हॉरर है। तो पहले में जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, जो जब मैंने आंकड़े सुने भ्रूण हत्या के तो मुझे लगा, मैं खुद कांप गया था, है ना, कांप गया था, मेरी रूह कांप गई थी कि इतना होता है। क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हमें शायद पता नहीं चलता। शहरों में कुछ कुछ वाक्य सुनाई देते हैं कि अभी भी लोगों को, जैसे लड़का होना ये बहुत बड़ी बात है, अभी भी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का हो, हमारा नाम आगे जाए, हमारे खानदान का नाम आगे जाए। तो ये चीजें हम शहरों में सुनते हैं, लेकिन जब पूरे इंडिया से जब ये आंकड़ा आया था भ्रूण हत्या का, तो ऑर्गेनिकली वो मेरी ऑलरेडी लिखी हुई कहानी में ज्वाइन हो गया, राइट, और कहानी और डीप हो गई, आप कह सकते हो, राइट। तो वो मुझे लगा कि यार अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें एक और ज्यादा एक नई चीज उठ के आ रही है और वो कहानी को और इंटरेस्टिंग बना रही है। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई। पहली मराठी फिल्म हुई लपा छपी, फिर उसकी रीमेक हुई छोरी, क्योंकि वो सिर्फ मराठी में रह गई, तो मुझे लगा कि नहीं, पूरे इंडिया तक और हो सके तो बाहर भी लोगों को ये कहानी कहनी चाहिए, और ये सोशल इविल जो है इसके बारे में बात होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि अच्छा ऐसा होता है आज भी, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो सारी चीजें कहीं ना कहीं दब के रह जाती। लोग बोलते हैं कि हाँ आंकड़े हैं, ऐसी चीजें हो रही है, पता है, लेकिन कुछ उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और लोगों के भी आप मतलब थॉट प्रोसेस भी देखो कि उन्हें पता है, बट हाँ उनकी खुद के घर पे वही मेंटलिटी है कि आगे तो बढ़ाना है ना वंश, उसके लिए तो कुछ तो चाहिए। सही कहा आपने। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से आप ले करके आ रहे हो, लोगों के अंदर जो एक्चुअली थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो गया। आपको कुछ ऐसा फीडबैक आया अभी आपके मूवीज? बहुत ज्यादा फीडबैक आया है, तभी हम ये बना पा रहे हैं बार बार। क्योंकि लपा छपी जब पहली मराठी फिल्म बनी थी तब हॉरर जो है वो ज्यादा पुरुषों का जॉनर माना जाता था, क्योंकि उसमें गाने होते थे, रोमांस होता था, सेक्स होता था, और डर जो होता था। तो ऐसा कहा जाता था कि फीमेल्स नहीं आती है थिएटर्स में हॉरर फिल्म देखने के लिए, इसलिए सेक्स भी ज्यादा डाला जाता था, क्योंकि वो मर्दों का जॉनर माना जाता था। पर जब लपा छपी बनी तो बहुत ज्यादा महिलाएं आई, और जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्होंने अपनी दोस्तों को, अपनी सहेलियों को जाकर बताया, अपने घर वालों को जाकर बताया, और बहुत सारी महिलाएं आती रही कंटिन्यूअसली फिल्म देखने के लिए। तब वो थिएटर में रिलीज हुई थी। तो और मैं भी कभी कभी विजिट करता था, तो मेरे से बातें करती थी कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, या हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। एग्जैक्ट सेम नहीं हुआ होता है आज की तारीख में, क्योंकि लीगली बैंड है वो चीजें, लेकिन इनलीगली आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इस कंट्री में। आज भी कुछ मेडिकल इशू के नाम पर
पेट के अंदर ही बच्चों को मारा जाता है, ये आज की भी रियलिटी है। हाँ, पहले से हम बेटर हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, राइट। वो मेंटेलिटी को चेंज करना जरूरी है, राइट। तो मेंटेलिटी, जैसे आपने भी अभी बोला कि अभी भी हम सोचते हैं एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, इसलिए अब उसको हिंदी में बनाने की ज़रूरत लगी। हिंदी में बनाया तो प्राइम वीडियो पे आई तो और ग्लोबल चली गई, तो वर्ल्ड वाइड से ये फीडबैक आता रहा। कुछ इंडियन से, कुछ नॉन इंडियंस लोगों से भी फीडबैक आया है, क्योंकि अलग अलग कंट्रियों में भी होता है, ये सिर्फ हमारी कंट्री का रियलिटी नहीं है, राइट। ये साउथ ईस्ट अमेरिका का भी रियलिटी है, ये चाइना का भी रियलिटी है, ये बहुत सारी कंट्रीज का रियलिटी है, ठीक है। तो अब छोरी 2 में भी कुछ हम नया दे रहे हैं, बट मुद्दा ये रहेगा कि पहले हॉरर हो, पहले एंटरटेनमेंट हो, और आप वो जो शोषित और पीड़ित जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो आप पहले महसूस करो, और फिर हम बताएंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहले में आपने ये महसूस किया कि एक माँ के दिल में क्या हो रहा है जब उसकी बच्ची को मारने की कोशिश की जा रही है, वो आपने महसूस किया, राइट। और तो वो इम्पैक्ट जो है वो शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहता है लोगों के दिमाग में, तो ये कोशिश है। जिस तरह से आपने पहले वाले पार्ट में दिखाया था कि वो प्रेग्नेंट रहती है नुसरत और साक्षी, तो और उसके बाद फिर अभी वो मदर बन चुकी हैं, जो हमने ट्रेलर में देखा। तो एक माँ, वो जो कहते हैं कि एक माँ से पावरफुल कोई नहीं हो सकता है, और जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है कि वो सब जितने एविल हैं उनसे घिरी हुई हैं, तो क्या ऐसा एक्साइटेड पार्ट आने वाला है जो लोगों को थोड़ा सा स्पॉइलर आपसे चाहेंगे, लाइक थोड़ा टीज कर दो अगर आप सी। तो ये जो कहानी है ये आगे जा रही है पहले पार्ट से। साक्षी जो है उसकी अब 7 साल की बेटी है। अब उन्होंने लगा था, वो उस खेतों से, उस गांव से दूर आ चुके हैं, कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, सब सही चल रहा है, लेकिन साक्षी को कहीं ना कहीं डर है कि वापस कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को। मुझे लगता है शायद वो हर माँ का डर है आज के जमाने में कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो, राइट। तो और एक दिन सच में हो जाता है, एक दिन कुछ लोग आते हैं और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं, और वहीं खेतों में फिर उसे जाना पड़ता है अपनी बेटी को बचाने, जो पहले पार्ट में हमने पहले पार्ट में, क्योंकि वहीं से कुछ लोग आए हैं। अच्छा। तो अब इस बार जब वो जाती है तो वो डिस्कवर करती है कंप्लीटली नई दुनिया उस खेतों में, ठीक है। और उनके रीति रिवाज क्या है, उनकी मान्यता, उनकी प्रथाएं क्या है, उनके दिमाग कितने छोटे हैं, उनकी सोच कितनी छोटी है। और अब उसे अपनी जो 7 साल की बेटी है उसे उन लोगों से जो पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, और अब पूरी टोली है, पूरा एक कस्बा है, उससे बचा के लाना है वापस। तो अब वो क्या करेगी, ये कहानी है। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जो गिनौने हैं काफी, और आपको ऐसे मतलब कुफ्त होगी उस कैरेक्टर। नुसरत ने तो हमें पहले पार्ट में ही सरप्राइज किया था, अभी इस पार्ट में तो और ज्यादा सरप्राइज करेगी। इस बार तो इसने इतना बेहतरीन काम किया हुआ है, क्योंकि पहले में क्या थी कि वो उसने भी पहली बार काम किया था हॉरर फिल्म में, हमारी भी पहली केमिस्ट्री थी, तो बहुत अच्छा काम हुआ। अब इस बार वो मंजी हो गई है, अब उन्हें पता है कि अच्छा पता चल गया है, विशाल की फिल्म है, हॉरर है, तो अब मुझे क्या करना है, तो अब उनके लिए बहुत ईजी हो गया है। अब उन्हें मजा आने लगा है। जब आपको पहले पता चला था कि नुसरत ये रोल करने वाली, जैसे हमने उनकी पहली मूवीज देखी, वो थोड़े वैसे होता है ना, मतलब लड़की जो नॉर्मल लड़कियां होती है वो उस टाइप की थी, चिल टाइप की, मतलब उनसे ये वाला जॉनर नहीं एक्सपेक्ट किया गया था। आप कितना उनको लेकर के ये थे, श्योर थे उस टाइम पे? 100%। मैं नुसरत को मिला था किसी और प्रोजेक्ट के लिए 2019 में, वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं उनसे मिला था तो मुझे लगा था यार ये कितने टैलेंटेड एक्टर है और कितनी अच्छी है एज अ लड़की, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, कितनी अच्छी औरत है, इनके साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे वो भूख दिखी थी कि इन्हें कुछ प्रूव करना है, और नुसरत को भी एक बॉक्स में डाला गया था, ग्लैमरस एक्ट्रेस, आइटम सॉन्ग, रोमांस, ये वो उस बॉक्स में डाला गया था, और उससे वो भी बाहर आना चाह रही थी। लेकिन हर एक एक्ट्रेस की भी अपनी जर्नी होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो स्ट्रगल्स से वो भी गुजर रही थी और उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा था। तो और मुझे ऐसी एक एक्ट्रेस चाहिए थी जो काम के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए भूखी हो। तो तब क्या होता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेल हो जाता है। ऊपर से वो थोड़ी सी छोटी है हाइट में, थोड़ी सी बहुत स्लिम और बहुत ही एक ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन थोड़ी सी वल्नरेबल लगती है। तो क्या होता है, वो कैरेक्टर को भी हेल्प करता है कि एक इतनी बेचारी सी लड़की अब वो फंस गई है, तो वो भी एक हेल्प करता है, उनकी फिजिकलिटी भी हेल्प करती है। तो अब वैसी औरत जब ये सबसे निकल कर बाहर आए तो हर लड़की को लगता है कि ये उसकी जीत है।
तो इसके लिए वो उनका चॉइस बहुत सही रहा, और उन्होंने जिस तरीके से निभाया बहुत सही निभाया। बहुत ही उम्दा, लाइक मतलब एक्चुअली मैं उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने जो अपना वो टाइपकास्ट उन्हें जो किया जा रहा था वो पूरा बॉक्स तोड़ा, तो आई थिंक और इसमें तो और ही ज्यादा वो कर रही है। देखिए आप यू विल बी सरप्राइज्ड अगेन। ओके, फॉर श्योर। पर नुसरत को मुझे लगता है फैन से ज्यादा डर लगता है। फैंस अपने फैंस से, क्योंकि उनके फैंस कुछ क्रेजी होते हैं। जैसे भोपाल में भी कुछ फैंस उनके होटल तक आ गए थे और रात को 11 बजे और नॉक कर रहे थे, क्योंकि हम कोविड के दौरान शूट कर रहे थे, तो क्या था सिक्योरिटी थोड़ा कम था, चीज़ें सब थोड़ी कम थी, तो उसमें कुछ लोगों को पता चल गया कि वो इस रूम में रहती है, तो रात को 11 बजे आकर रूम में नॉक करने लग गए और ऑटोग्राफ चाहिए मैडम जोर चिल्लाने लग गए, तो ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डर होता है उनको। वो सिचुएशन फिर कैसे हैंडल किया? फिर वो कुछ सिक्योरिटी लोग आ गए, फिर उनको दे दिया नुसरत ने फोटोग्राफ, बट ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद फिर 2 सिक्योरिटी बाहर बिठाई कंटिन्यूअस कि ये वापस ना हो। तो ऐसी चीज़ें होती, तो फैन से ज़्यादा डर लगता है मुझे लगता है उन्हें। बट आपके जिस तरह से मूवीज आप बनाते हो, एटमॉस्फेरिक रहता है, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होता है। जी। आप जब बनाते वक्त मतलब ऐसा क्या माइंडसेट होता है कि इस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करना है, क्या चीज़ें दिमाग में रहती है उस टाइम? वो राइटिंग से शुरू होता है, जब पहला थॉट आता है और जब स्टोरी की कहानी हम लिखना शुरू करते हैं। जब मैं कहानी लिख रहा होता हूँ तो मुझे भी रात को नींद नहीं आनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं सही लिख रहा हूँ। अगर मुझे अच्छे से नींद आ रही है तो वो सही नहीं है। मेरे जो कैरेक्टर्स है वो मेरे आसपास होने चाहिए, मुझे डराने चाहिए रात को, तो मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। तो मेरे लिए वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद, क्योंकि हम ऐसा एक जॉनर प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो जॉनर हमारे आसपास एग्जिस्ट नहीं करता या उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो फिर हम जो सेट्स बनाते हैं, हम जो सिचुएशंस बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि जहाँ एक्टर्स जो होते हैं उन्हें वो भी जिए उस जगह पर। तो सेट्स भी ऐसे बनते हैं, जैसे खेत में हम प्रॉपर खेत में हमने प्रॉपर रास्ते बनाए थे जहाँ पे अगर सच में इंसान जाए तो सच में खो जाए। एक्चुअली तो जब वो सच में खो जाए तो उसे पता है कि इस खोने का डर क्या है, तो उसके लिए वो एक्टिंग नहीं होती, फिर वो जीने लगता है उस जगह पर। तो एक्चुअली में वो वैसे ही बने हुए थे कि इंसान खो जाता था वहाँ पे। 100%। हमें नंबर्स लगाने पड़ते थे कि 1 नंबर रास्ता को पकड़ के जाओगे तो आप बाहर निकलोगे। आप वैसे ही अगर वो बीच में आ गए, आप गोल उसमें आ गए, तो आपको नहीं पता चलेगा क्या वो कौन सा रास्ता लेना है बाहर निकलने के लिए। सारे रास्ते एक जैसे ही लगेंगे। तो कोई बुलाया था क्या सेट का क्रू? बहुत काफी बार हुआ था। और वहाँ तो आई थिंक नेटवर्क भी नहीं लगते होंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब अब कोई ना कोई आ जाता है, लोग चिल्ला देते हैं, बट ये सच में ऐसे बनाते हैं हम ताकि वो जिया जाए कहानी। क्योंकि जब वो जीते हैं खुद तो उनके रिएक्शन, उनके परफॉर्मेंसेस को बड़ा हेल्प करता है, राइट। कभी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी खुद फील किया है और उसको कहानी में लाया है आपने? देखो क्या है कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस काफ़ी हुए हैं। अब वो किस वजह से हुए हैं ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई हो या कोई ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिनका मुझे उस टाइम पे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं पता चला था। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो अगर कुछ होता है, लेट्स से ये लाइट बंद हो गई, तो मैं पहले पता करूंगा कि क्यों ये लाइट बंद हुई है, क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हुई है, क्या कहीं कुछ और रीज़न है। तो वो मेरे लिए नेचुरली आता है कि लॉजिकल रीज़न ढूंढो। पर काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई है जिसका लॉजिकल रीज़न नहीं है, और जब नहीं होता है तो आपको लगता है कि ये कुछ और है, ये टिपिकल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी बार हुआ है। तो उसको कुछ पार्ट्स में फिल्मों में डालते, फिल्म में थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है। रियलिटी में क्या होता है ना, वो साउंड के साथ नहीं होता, राइट। तो आपको वो एलिवेट करना पड़ता है वो एक्सपीरियंस। तो फिल्म का कहने का मीडियम थोड़ा सा अलग है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है लाइक आंखों का धोखा जो कहना होता है कि 1 मिनट के लिए होता है ना कि कुछ ऐसा दिखा और उसके बाद फिर एक बार एकदम वैसे से गायब हो गया? यार वो हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं चला होगा। तो हो सकता है कोई खुद में इतना इन्वॉल्व हो कि भूत भी बोलेगा कि यार किसके सामने आ गया मैं। लेकिन कभी मतलब ये सारी चीजें जो चीजें हुई आपने उसको कहानियों में देखो, मेरे सेट पे ना 2-3 बार लोगों को कुछ ना कुछ दिखा है, ठीक है, मुझे नहीं दिखा है एक्चुअली में। हाँ, तो हम जब छोरी शूट कर रहे थे तो हम एक बहुत पुराने कुएं में शूट कर रहे थे, भोपाल के पास ही थी ये जगह। कोई गांव में थी, बहुत ही अंदर गांव था, और वो वेल जो थी वो बहुत पुराना कुआं था। और कुएं के पास एक मकबरा था, ठीक है।
तो मकबरा के को हमने प्रेयर करके रिस्पेक्टफुली उसको हमने ढककर साइड में मतलब उसी पे ढककर सब कवर करके रख दिया था, जैसे गांव वालों की प्रथा है और वो होती है, उनको बुलाकर सब कुछ करके रिस्पेक्टफुली कर दिया था। अब वहां पे जब हम शूट कर रहे थे तो हमने कुछ लोकल 3-4 लोगों को कुएं में रखा था एज अ लाइफ गार्ड। कुएं में पानी इतना ही था, ऐसा नहीं था कोई डूबने वाला था, लेकिन फिर भी हमने रखा था कि चलो कुछ हो जाए तो लोकल लोग जो जानते हैं वहाँ का, उस कुएं को जानते हैं, उस जगहों को जानते हैं, उन्हें पता हो, तो 2-4 लोगों को रखा था। तो पहला दिन जब हम शूट कर रहे थे वहां पर, तो एक इंसान जो शायद 45-50 साल के आसपास का होगा, हट्टा कट्टा आदमी, तंदुरुस्त आदमी, वो वेल में खड़ा था और सडनली उसने जोर से चिल्लाया और फेंट होके गिर गया खुद ही। और हमें पता नहीं चला ये क्या हुआ। फिर जब उसको जगाया तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसने, लेकिन वो बोला कि बस शायद मैंने कुछ देखा जिसकी वजह से मैं फेंट होके गिर गया, पर मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं मैंने क्या देखा। और वो बंदा लोकल था, वो उस वेल से अच्छे से वाकिफ था, जब उसमें प्रॉपर पानी होता है। हमने तो पानी ड्रेन करके इतना सा ही पानी रखा था, लेकिन वो प्रॉपर वाकिफ था उस जगह से। पर उस दिन पता नहीं उसे क्या हुआ और वो गिर गया। ऐसे मेरे साथ लपाछपी में हुआ था पहली फिल्म में, मराठी फिल्म में, कि वहाँ हम कोल्हापुर के खेतों में शूट कर रहे थे, वो प्रॉपर खेत थे और वो बहुत अंदर था। तो वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट को कुछ दिखा था और मेरे सामने हुआ था ये, उसने सामने ऐसे उंगली की और जोर से चिल्लाई और वो ऐसे फ्लैट गिर गई। और जब उसको उठाया तो उसने बोला उसने कुछ एक काली चीज देखी थी जो ऐसे पास हो गई थी खेतों में। अब उसने क्या देखा वो अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन वो 3-4 घंटे फेंटेड थी वो। तो ऐसे कुछ चीजें हुई है। मुकेश मिल्स में मुझे महसूस हुआ है, दिखा नहीं है। मुकेश मिल में तो बहुत बार लोग भी कहते हैं कि ऐसा की चीजें वहां पे, तो मुझे एक बार महसूस हुआ था। मैं और मेरे डीओपी हम लोग शाम में एक रेकी कर रहे थे और दिन था, प्रॉपर दिन था, ऐसा नहीं था कि रात में कर रहे। 2 ही लोग थे वहां पे, कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर अंदर कहीं चले गए। तो एक जगह जब हम एक छोटा सा एक पुराना फैक्ट्री का इलाका था, उसके अंदर जैसे ही एंटर किया एक तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया सडनली, दिन में दोपहर में, भरी दोपहर में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। और हमें एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि कुछ सही नहीं है यहाँ पर। तो मैंने और कुछ ऐसा वाइब्रेशन आने लगता है कानों के, तो मैंने और डीओपी ने सब दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और सीधे टर्न मार के बाहर निकले। यहाँ हम वेलकम नहीं है यहाँ पर। बट वहां पर अभी भी शूट्स हो रहे हैं ना? नहीं, आई डोंट थिंक अभी हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले वहां पे गई थी, वहां पे अभी भी शूट्स लोकल बोलते हैं कि होते हैं। बट लेकिन गवर्नमेंट ने खुद उसे मना करके अभी रखा है। मैं बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले की बात है। और मैंने ऑलरेडी शूट कर चुका था, ऐसे नहीं था कि मेरे लिए पहली बार था। तो मुझे पता था कि हाँ ठीक है ये है, बहुत बार शूट कर चुका था। और उसके बाद ये चीज हुई है और दिन में हुई है, तो शायद कुछ होगा ऐसा मुझे लगता है। बट वहाँ की मिस्ट्री क्या एक्चुअली में मुझे ये जाननी थी, इसलिए मैं वहाँ पे गई। क्या हुआ हाँ, कि एक्चुअली क्या हुआ था? मतलब कहते हैं कि वहाँ पे फैक्ट्री थी पुरानी, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द फैक्ट्री को आग लग गई थी और उसमें शायद 100 से ज्यादा लोग जल के मर गए थे, ऐसा कहते हैं। तो उसके उनकी आत्मा वहाँ पर अभी वो ये पता नहीं ना, मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रेजेंस तो है, बट कुछ है 100% कुछ है, फील तो होता है। ठीक है। छोरी में हमने देखा था कि लाइक फीमेल भ्रूण हत्या, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। इस बार एक्चुअली में छोरी 2 में क्या मैसेज लोगों को मिलने वाला है वो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। जैसे आपने मतलब रिलेटेड कुछ ऐसा फीमेल छोरी में जैसे आपने तभी भी हमने नहीं बताया था, आपने फिल्म देखी, बाय द एंड ऑफ फिल्म आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये लोग ये भी कहना चाह रहे। तो क्या हुआ कि वो मैसेज आपके दिमाग में और लंबे देर तक रहा। आज भी शायद आपने बात की तो आपको वो महसूस, और जैसे आपने बोला वो ट्रॉमा अभी भी आप महसूस कर सकते हो। तो इस बार भी मैं वही चाहता हूँ कि लोग फिल्म देखने आए, फिल्म जैसे हम नॉर्मल फिल्म देखने जाते हैं, राइट, और वो कहानी देखे, वो उन जो कैरेक्टर्स है उनके साथ जिए वो कहानी, और फिर वो उसमें शायद हम कुछ कह जाएंगे जो शायद चलिए आप कुछ कहें ना, लेकिन आपसे ये बस जानना चाहेंगे कि लाइक आपने ये मदरहुड को सेंट्रल थीम बनाने का कैसे सोचा कि इसको कहानी का एक सेंट्रल थीम बनाते हैं? मुझे लगता है कि लपाछपी से ही मेरे लाइफ में भी मेरी माँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। मैं आई जस्ट रियली लुक अप टू माई मदर, और मेरे लिए वो सब कुछ है। और मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो हमेशा मेरी कहानियाँ वहाँ से शुरू होती है कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, फिर उसमें बच्ची आ गई, और फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि यार फीमेल्स की चैलेंजेस कितनी ज़्यादा है, वो लोग बचपन से ही उनकी चैलेंजेस शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर अपने आप को मर्द होते हुए ये कोशिश
की कि अगर मैं समझ पाऊँ उनको कुछ और मैं वो कहानी बता पाऊँ जितनी मेरी समझ है, पूरी तरह मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं मर्द हूँ, राइट, बट जितना मैं समझ पाऊँ और एज अ मर्द मुझे जो फील हो रहा है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ जो होता है उन चीज़ों को मैं समझ कर जितना एज अ मर्द मैं कह पाऊँ और मेरी फीलिंग भी कह पाऊँ कि मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कुफ्त होती है जब बाकी मर्द लोग ये चीज़ें करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, तो बस कोशिश यही है कि वो मैं कहानी कह पाऊँ क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी का असली हॉरर वही है और उसको हॉरर के अलावा हम कैसे कहेंगे, क्योंकि क्या हुआ है ना, हम एज ए सोसाइटी हम बहुत ही कोल्ड हो गए हैं, राइट, हमने फील करना छोड़ दिया है जिस वजह से चीजें कंटिन्यूअस चल रही है। हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो शॉक वैल्यू की वजह से, जो वायलेंस की वजह से या भूतों की वजह से वो वापस एक फीलिंग देता है हमें, राइट, और हमें जिंदा रखता है। तो एक आयरनी है, एक जॉनर जो भूतों की बात करता है लेकिन लोगों को जिंदा रखता है क्योंकि वो फील कराता है। आपने बिल्कुल कहा कि जिस तरह से आप मर्द हो करके वो चीज़ें एक्सपीरियंस एक्चुअली पूरा तो नहीं कर पाओगे बट कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो अभी सोसाइटी में लोगों को खास तौर से जो मर्द हैं उनको नहीं पता है कि एक्चुअली में औरतें इन सब चीज़ों से भी गुजरती है। हाँ, मतलब बहुत लेटेस्ट चीज़ तो आप सोशल मीडिया देखिए, कितना मतलब एक औरत का अगर पोस्ट होता है तो उसके नीचे क्या क्या भाषा यूज़ करते हैं लोग। अब वो तो अपने घर पे बैठे हुए, उन्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा शायद कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो एक औरत है या जो उसकी ऑडियंस है जो वो पढ़ रही है, वो क्या क्या होता होगा उनके दिमाग में कि ये आदमी इतना गंदा सोच रहे। और अब आई एम श्योर कि वुमेन आर वेरी स्ट्रांग और वो शायद हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं और शायद वो उसके साथ जीना सीख गए, लेकिन वो भी गलत है, राइट। तो ये चीज़ें, ये तो अभी नया है, नया हॉरर है, राइट। एक छोटी सी चीज़ हो जाती है और उसको इतना वायरल किया जाता है, खास करके जहाँ औरत इन्वॉल्व हो, तो ये सब मुझे लगता है कि बट आप देखो कि भले ही उस चीज से ना फीमेल्स को नहीं फर्क पड़ रहा हो, लेकिन वो परसेप्शन, वो जो पढ़ रहे हैं कमेंट्स में, वो परसेप्शन देख करके दूसरे लोग वो बना करके फिर वो उसके हिसाब से, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जो कमेंट कर रहे हो, बट वो आप एक दूसरे का वही वो खुद में ही अपने अलग इल्यूजन में चले होते रहता है ना, और वो डिजिटल मॉब बनते रहता है, राइट। और क्योंकि वहाँ पे फेस नहीं है किसी का, तो आदमी को खुली छूट है, वो कुछ भी बोले, राइट। तो वो अंदर की उनके मन की जो छोटापन है, जो उसके दिमाग का जो छोटापन है, वो बाहर आता है वहाँ पर। तो ये भी तो अफेक्ट करता ही होगा। कुछ ऐसा सोशल इश्यूज हमें छोरी 2 में भी देखने को मिलेगा। हाँ, वही आप देखो फिल्म तो कुछ है, हल्के से भी स्पॉइलर नहीं मिलने वाली है। नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर अगर मैं बता दूं तो। अरे भूत भी कम से कम एक बार ऐसे हल्का सा बताता है, वो देता है कि मैं ठक ठक तो करता है। आप तो कुछ बताओ थोड़ा सा। देखो आप नहीं, इस बार थोड़ा सा आप मतलब आपको मजा आएगा, मतलब अगर आपको सच में फिल्म अच्छी लगी तो आपको मजा आएगा। वो एक्सपीरियंस अगर पहले से दे दूं ना तो उसका मजा। अच्छा चलो ठीक है, हाँ, हॉरर में थोड़ा स्पॉइलर नहीं मिले तो अच्छा होता है, बट फिर भी हम थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी बात करूं कि डायरेक्शन में जिस तरह से आप मूवीज लेकर के आ रहे हो, आप किसको एडमायर करते हो अगर डायरेक्शन में बात करें तो? अगर इंडिया में बात करूं तो मेरे सबसे इंस्पिरेशन एज फिल्म मेकिंग में मैं क्यों आया, तो एक जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने वेकेशन में 2 फिल्में देखी और जिन 2 फिल्मों की वजह से मुझे लगा कि यार ये मुझे करना है जिंदगी में। एक फिल्म थी जुरासिक पार्क जो स्पीलबर्ग ने बनाई थी, और एक फिल्म थी रोजा जो मणिरत्नम सर ने बनाई थी। और ये दोनों फिल्में इतनी अलग थी, हम नॉर्मल फिल्में जो देखते रहते हैं, तो मैं मतलब ऐसे आंखें फाड़ के दोनों फिल्मों को देख रहा था। मुझे लगा यार ये कितना बढ़िया है, ये करना है। तो तब से लगा कि ये करना है, और ये 2 तो इंस्पिरेशन रही है। बट फिर हॉरर में और भी जितना मैं जानता गया, जितनी फिल्में देखता गया वर्ल्ड वाइड, उन्हें और भी काफ़ी फिल्म मेकर्स है जो इंस्पायर करते रहे। एक गिलेर्मो डेल टोरो एक फिल्म मेकर है जिनकी शेप ऑफ वाटर फिल्म को ऑस्कर मिला था, वो मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं। एम नाइट श्यामलन मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर है। और भी हॉरर में काफ़ी सारी नई नई आवाज़ें आ रही है और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया में भी हमें मुझे लगता है कि हॉरर, प्योर हॉरर का एक दौर आएगा। शायद हम भी वही कोशिश में है कि वो दौर लाया जाए वापस, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कहानियां हैं बताने के लिए। हमारी प्रथाओं में, हमारे रीति रिवाज में इतने सारे
भूत बोलो या जिन बोलो या पिशाच बोलो या जो भी बोलो, बहुत सारी एंटिटीज है जो जिसके ऊपर काफी सारी कहानियां कही जा सकती है। और हमारे खेतों में, जैसे मैंने भी खेत में भूत दिखाया है, तो वैसे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं इंडिया में, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, इतने सारे कल्चर है, इतनी सारी भाषा है, इतने सारा वेरिएशन है कि बहुत कहानियां निकलेंगी। तो ये सारी कहानियां अगर बाहर आएगी और वर्ल्ड वाइड जाएंगी तो मजा आएगा। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता है बॉलीवुड में जब भी कुछ ऐसी हॉरर मूवीज दिखाई जाती है ना, तो उसको थोड़ा ओवर द टॉप करके दिखाया जाता है, लाइक कुछ ज्यादा ही एग्जैगरेट कर दिया जाता है कि लोगों को, फिर लोग उसको लाइटली लेने लग जाते हैं। वो हॉरर, मुझे लगता है एग्जैजरेशन तो ओवरऑल फिल्म मेकिंग का एक पार्ट ही है, क्योंकि फिल्म मेकिंग क्या होती है ना, हम एक जिंदगी जीते हैं, राइट, जिंदगी लेकिन में, जैसे देखो आपकी मूवीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं की स्टेबिलिटी वो वहां पे दिखती है कि है, लेकिन बाकी आप हॉरर मूवीज को देखो तो वो हॉरर से ज्यादा कॉमेडी हो जाती है फिर लास्ट में जाकर के। नहीं, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि एक तरीके से एक क्वालिटी दी जाए, और वो क्वालिटी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मेरी पूरी टेक्निकल टीम, राइटिंग टीम से लेकर, डायरेक्शन टीम से लेकर, डीओपी टीम हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम हो, कॉस्ट्यूम टीम हो, प्रोड्यूसर हो, ये सब मिलकर हम फिल्म बनाते हैं, और सबका बिलीफ होती है उस फिल्म में इतनी स्ट्रांगली, क्योंकि हमारी चैलेंज इतने ज़्यादा है। हमारी चैलेंजेस बजट से लेकर फिल्म कैसे बिकेगी, कैसे होगा, कौन सा स्टार होगा, वहाँ से हमारी चैलेंज शुरू हो जाती है। तो जब इतनी चैलेंज से कोई चीज़ बनती है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो हर एक इंसान जो मेरी फिल्मों के साथ जुड़ता है, उसको उस चीज़ की वैल्यू पता है, और उसको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं कर रहे होते। हमारे बजट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे बांट पाए लोगों में। तो क्या होता है कि जब पैसे के लिए नहीं कर रहे तो प्योर पैशन के लिए कर रहे हैं, तो उनकी बिलीफ बहुत स्ट्रांग होती है, मेरे एक्टर्स की बिलीफ बहुत स्ट्रांग होती है जो मैं करता हूँ। तो इसलिए वो जब सारे मिलकर वो एक चीज़ पकाते हैं तो वो बहुत अच्छे से पकती है, क्योंकि सब ने अपना अपना सही से कंट्रीब्यूट किया होता है, और एंड तक कंट्रीब्यूट करते हैं फिल्म रिलीज होने तक। मतलब आज तक जब ट्रेलर रिलीज हो रहा है, मेरी सारी टेक्निकल टीम, मेरे सारे एक्टर्स, हर कोई मेरे साथ टच में है, हर कोई कंटिन्यूअसली उसके बारे में बात कर रहा है, लोगों तक बात पहुंचा रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये फिल्म चले, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि एक फिल्म बनाने के लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए। इतनी, ये जिस तरीके से लेजी फिल्म मेकिंग चल रही है ना सारे जॉनर में, सिर्फ हॉरर के नहीं, वो सही नहीं है, राइट। ऑडियंस से आप 2 घंटे उनकी जिंदगी के ले रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको एंटरटेन करना है। उस 2 घंटे के लिए आपको उनकी दुनिया से बाहर लाकर अपनी दुनिया में लाना है, और उन्हें वो एक्सपीरियंस देना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बना ही क्यों रहे हो फिल्म? तो वैसा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट मांगता है। क्योंकि आप देखो कि अभी जिस तरह से बॉलीवुड में मूवीज आ रही है, एक के बाद एक फ्लॉप ही हो रही है जी। बहुत ऐसी कम मूवीज आ रही है जो बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है। तो जरूरत है कि बॉलीवुड जो अभी एक वो बॉक्स में आ चुका है उसको वो तोड़े। जी, उसके लिए थोड़ा सा हमें खुलना पड़ेगा, सारे लोगों को खुलना पड़ेगा, खास करके जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें थोड़े नए चेहरे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हमारे एक्टर्स बहुत कम है, राइट। वो उन सिर्फ वो 5-6 एक्टर्स ही है जो उनको लगता है कि ये धंधा करवा पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें खुद ही और ज्यादा एक्टर्स को लाना, क्योंकि असली चेहरा तो एक्टर्स का ही आगे आता है। लाइक वो गुडविल के हिसाब से सोच रहे हैं कि बिजनेस कर ले, वो पुराना हिस्ट्री देखकर बस उसी में लगे हुए। तो क्या है कि नए चेहरे बाहर से भी आएंगे जो शिद्दत से काम करना चाहते हैं, ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं। अगर बिजनेस उन्हें सपोर्ट करेगा तो हमारा एक्टर पूल जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, बहुत सारी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह की कहानियां बता पाएंगे। अब वो टाइम आ गया है। जैसे बाहर अब हॉलीवुड में देखो तो इतने सारे एक्टर हैं कि आपको दिक्कत नहीं होती फिल्म बनाने में। आप छोटी से छोटी कहानी भी एक सेलेबल एक्टर के साथ बना सकते हो, कि जिससे आपका धंधा भी सेफ रहे और एक अच्छी कहानी बता भी पाए। यहाँ पे बहुत मुश्किल है वो करना, क्योंकि आप कोई एक एक्टर, अच्छे एक्टर को ले लेंगे जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा काम नहीं किया होगा, लेकिन थोड़े वेल नोन होंगे, फिर भी उनके ऊपर पैसा डालने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्वेस्टर से पैसा लेने में या स्टूडियो से पैसा लेने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्वेस्टर लगाना ही नहीं चाहते हैं। इन्वेस्टर की तो अलग चीज है, क्योंकि इन्वेस्टर को जब प्रोड्यूसर बोलेगा कि नहीं मुझे भरोसा है ये एक्टर के ऊपर, आप लगाओ, तो वो लगा देंगे। लेकिन प्रोड्यूसर को भरोसा कौन दिलाए? वो अगर आप सेम वही चेहरों पे पैसा डालते रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको पता उन 2 4 5 6 नाम है, उन्हें पता है ना कि ये तो हमारा ही चलने वाला है कभी भी, तो वो लेजी हो गए, अब उन्हें पड़ी नहीं है। बट अभी आप देखो जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें यही 5-6 नाम में भी तो आ रही है,
वो तो नहीं कर पा रहे हैं ना उतना कलेक्शन, तो उन्हें फिर बताए क्यों कौन? चैलेंज, अब आप मतलब बताओ, उन्हें नई बताए चीजें कौन? आपको, मतलब इंडस्ट्री से मैं जानना चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री का आखिर मूड क्या है, एक्चुअली वो चाहते क्या है? फिलहाल सब कंफ्यूज्ड है, सच बताऊं ना, किसी को नहीं समझ रहा है करना क्या है। सब गोते खा रहे हैं किसी तरीके से कुछ चल जाए। मैं कहता हूँ कि एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने एक मिठाई की दुकान खोली है तो पहले आपको मिठाई अच्छी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। आप कितना ही मार्केटिंग करो, आप कितने ही पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, लेकिन जब फाइनली लोग आपकी मिठाई की दुकान पर आएंगे और मिठाई टेस्ट करेंगे और मिठाई ठीक नहीं रहेगी तो दूसरी बार नहीं आएंगे। Obviously. एक सिंपल सी बात है। तो आपने लोगों का ट्रस्ट खो दिया है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये हो रहा है। हमने इतनी खराब बासी मिठाइयाँ बांटी है लास्ट कुछ सालों में कि अब लोगों का ट्रस्ट कम होते जा रहा है। और अब उन्हें बाकी मिठाइयाँ मिल रही है ना, ऐसा नहीं है कि उनके लिए सिर्फ हिंदी सिनेमा देखना जरूरी है, और उन्हें साउथ से भी मिल रहा है। ओटीटी होने की वजह से ग्लोबली भी बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। हॉरर की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड का हॉरर देख रहे हैं वो, तो उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं और आपका ही देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। उनको अपने पैसे प्यारे हैं, उनको अपना वक्त प्यारा है, राइट। तो आपको अब वो उनका जो रिस्पेक्ट है वो वापस जीतना पड़ेगा, उन्हें वापस वो ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि नहीं हम करेंगे, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आप हमारे पास ही आइए। तो उसके लिए नए नए लोग लाने पड़ेंगे, उसके लिए जो भूखे लोग हैं जो प्रूव करना चाह रहे हैं उन्हें लाना पड़ेगा, जो पूरी शिद्दत के साथ करे। बड़े जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी थोड़ा सा जगना पड़ेगा, उन्हें भी हर चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने साथ नए चेहरों को लेना पड़ेगा ताकि दोनों को बूस्ट मिलता रहे, राइट। क्योंकि वो अगर ये करेंगे तो बाकी लोगों को भी भरोसा आएगा कि हाँ ये कर रहा है तो सही। पर जैसे अभी कुछ फिल्में आप देखिए चली रही है ना, अभी छावा चली, तो जब एक मेन आर्टिस्ट जो है जब वो शिद्दत से काम करता है और उसके सपोर्ट में बाकी आर्टिस्ट जो है, जैसे विनीत कुमार का नाम उनके साथ एक जुड़ गया है, तो जैसे वो सारे एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों को फायदा होता है, राइट। तो धीरे धीरे करके ऐसे होता रहेगा ना, लास्ट अगले 2-3 साल में ये करना जरूरी है। तो तब वो एक्टर पूल बड़ा होगा और तब हर कोई अपनी कहानी बता पाएगा, प्रोड्यूसर्स को भी ताकत मिलेगी, उन्हें भी इन्वेस्टर से पैसे लेने में फिर सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सबके फायदे का है। आप सिर्फ बड़े स्टार के ऊपर कितना चलाओगे इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं तो खत्म होना है ना, वो इमॉर्टल थोड़ी है ये। तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि ये है, थोड़ा सा तो अपने दिमाग को थोड़ा खोलेंगे हर कोई मिलकर तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मतलब मुझे होप है कि ये होगा। ऑब्वियसली जिस तरह से आपके जैसे एक्टर नए फेसेस को मौका दे रहे हैं, चीज़ें उम्मीद उनसे एक्सपेक्टेशन कम से कम रख रहे हैं कि नहीं ये कर सकता है ऐसी चीज़ें। अभी आपसे बात करूँ तो आपकी अभी पाइपलाइन में और क्या कुछ है? अभी छोरी 2 तो अब रिलीज हो जाएगी। अब अगली फिल्म मेरी जो पोस्ट प्रोडक्शन में है उसका नाम माँ है, उसमें काजोल है और वो अजय देवगन सर ने प्रोड्यूस की हुई है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास वो कहानी आई, उन्होंने मुझे ऑफर की और मैं कर पाया, उनके साथ काम कर पाया। ये 2 बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ काम कर पाया, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर। वो इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है, वो भी एक हॉरर का अलग जॉनर है। अच्छा, जो इंडियन स्टोरी ही बता रहा है। तो आई थिंक वो नेक्स्ट रिलीज है। वो अभी 27 जून की डेट आई है उसकी रिलीज की, पोस्टर रिलीज हो गया था कुछ दिन पहले। तो वो नेक्स्ट है और बाकी चीजें जो है वो भी कास्टिंग में है, कुछ राइटिंग में है, तो बाकी का देखा जाए क्या। छोरी से ये कितनी अलग होने वाली है? बहुत अलग है, दोनों काफी अलग है। हालांकि दोनों कहानी एक माँ की है, लेकिन दोनों की स्टोरीज बहुत अलग है और दोनों का ट्रीटमेंट तो बहुत ही अलग है। तो मजा आएगा। बट विमेन सेंट्रिक ही है। हाँ, क्योंकि मेन कहानी तो माँ और बच्चे की है, तो मेन कहानी वो रहती है, लेकिन दोनों की स्टोरीज बहुत अलग है, दोनों के सिचुएशन बहुत अलग है और दोनों का स्केल बहुत अलग है। जहाँ छोरी 2 एक बहुत ही मीडियम छोटी फिल्म है, मीडियम बजट की फिल्म है, वो माँ बहुत बड़ी फिल्म है, उसका स्केल बहुत बड़ा है। उसमें काजोल है जिन्हें पूरी दुनिया प्यार करती है। तो जब वो उनका चेहरा जब एक हॉरर सेट पे आता है, एक हॉरर फिल्म में आता है, तो वो एक अलग लगता है वो चेहरा। तो उनके इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों अलग है, अपने अपने हिसाब से दोनों अलग है और दोनों कुछ नया ऑफर करेंगी। और फिर उसमें अजय देवगन सर ने अपना तड़का मारा है उस फिल्म के ऊपर, तो वो अलग ही लेवल के क्रिएटर है, अलग ही लेवल के डायरेक्टर है, बहुत अलग है इंडस्ट्री से, उनकी सोच बहुत अलग है, बहुत आगे की सोच है। तो जब वो तड़का लगा है तो वो और भी प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त बनकर आया है, जो पूरे मसालेदार होने वाली है ये। एकदम वीएफएक्स भी बहुत है उसमें, एक्शन भी काफी है, तो काफी डिफरेंट फिल्म है वो। बिल्कुल, सिंघम का भी पंच लग ही गया है तो कहीं ना कहीं हाँ, सिंघम प्लस शैतान प्लस दृश्यम आप बोलिए सब, ये सारा जो है मिक्सचर, ये सब उसमें दिख जाएगा आपको। तो वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा लग रहा है।
तो काजोल को हॉरर से बहुत डर लगता है, तो उन्होंने जब उनके पास ये कॉन्सेप्ट पहुंचा था, क्योंकि अजय सर खुद डेवलप कर रहे थे कॉन्सेप्ट, तो उनका पहले दिन से था कि ये फिल्म मैं करूंगी लेकिन मैं देखूंगी नहीं। तो वो हमेशा जब हमारे जो मॉन्स्टर्स जो क्रिएट हुए हैं सेट पे वो रहते थे, तो हमेशा आंखें बंद करके आती थी, हमेशा वो देखना ही नहीं चाहती थी। मुझे देखना ही नहीं है, कभी भी चश्मा नहीं पहनती थी कि उन्हें दिखे ही ना चीजें। तो ऐसे उन्होंने पूरी फिल्म निकाल ली। डबिंग करने भी आई तो उनका कांस्टेंट था कि मैं तो देखूंगी ही नहीं, आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, मैं ये फिल्म मतलब देखने वो वाली अपने ही शॉट्स नहीं भी हूँ। नहीं देखती थी। जहाँ भूत आता था वो शॉट नहीं देखती थी। और वो इतनी मंजी हुई है कि उनको देखने की जरूरत भी नहीं डबिंग करने के लिए, उन्हें पता रहता है कि उन्होंने कैसे बोला था और अब वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट करती है। तो वो टेक्निकली इतनी स्ट्रांग है, बट भूतों से उन्हें शायद बहुत डर लगता है, ऐसा मुझे लगता है। या तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, दोनों में से एक चीज़ है। पर वो हमेशा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी। तो वो कांस्टेंट है और हम हमेशा हंसते हैं इस बात को लेकर। मूवी बनने के बाद अपनी मूवी देखने के लिए भी उन्होंने मना कर नहीं, दिया। कंप्लीट मना कर दिया उन्होंने कि मैं ये फिल्म देखने वाली नहीं हूँ, आप मेरे साथ करवा लो जो करना है, लेकिन फिल्म तो मैं नहीं देखूंगी। लेकिन चलिए, ये तो हो गई आपकी काम की बातें, लेकिन अगर बात करूं लाइट कैमरा ये सारी सब चीजें जब बंद हो जाती है तो आपका कंफर्ट वाली चीज क्या होती है? घर, और क्या। सीधा घर भागो, सीधा अपना कोना पकड़ो सोफे पे और बस सब भूल जाओ, दुनियादारी को साइड में छोड़ दो और बस अपनी अलग जिंदगी में चले जाओ। दो अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा अलग चीजें। काम पे हो तो काम करो, घर पे आओ तो काम को छोड़ दो, अपनी दुनिया में जियो अपने तरीके से। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन, अगर कुछ ऐसा डायरेक्शन के अलावा होता तो आप क्या करते? मुझे पता नहीं क्या करता, मुझे सच में कुछ नहीं आता डायरेक्शन के अलावा। मुझे ढूंढना पड़ेगा शायद, मतलब पता नहीं मैं क्या ही करता, बहुत मुश्किल है। शायद मुझे बर्तन घिसने आते, शायद उतना ही करता शायद, और कुछ नहीं करता। मैं सच में, मुझे कुछ नहीं आता और करने। कुछ तो हॉबी जैसी चीजें होंगी आपके पास? मेरी हॉबी ही मेरी जिंदगी बन गई है, ओह, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, बट मैं बन गया फिल्म मेकर। यार मेरे को एक बात बताओ, हर इंजीनियर छोड़ के बाकी सब कुछ क्यों बन जाता है? वो काफी लोग ऐसे बोलते हैं क्यों? कि इंजीनियरिंग जब आदमी पढ़ रहा होता है ना या जॉब कर रहा होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि ये उसे करना नहीं था, और तब वो नई चीजें डिस्कवर करने लगता है और वो फिर उस तरफ मुड़ जाता है। ये हर इंजीनियर की कहानी है शायद। पीयर प्रेशर में आकर के इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था क्या? आई थिंक ज्यादातर लोगों का यही होता है, क्योंकि या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। अब डॉक्टर जितनी काबिलियत तो है नहीं, तो इंजीनियरिंग आसान हो जाती है। किसी को मारने से अच्छा किसी के घर ही गिरा देते हैं। हाँ मतलब, हाँ तो उसका इंजीनियरिंग आसान हो जाता है, उसके परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं लगते, तो लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी काफ़ी है, कहीं ना कहीं तो मौका मिल ही जाता है, आप घुस ही जाते हो। तो फिर उस दौरान आदमी डिस्कवर करता है कि नहीं, मुझे तो ये करना नहीं, तो मुझे तो इसमें ज़्यादा पसंद है। फिर कोई सिंगर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो ऐसा है। इंजीनियरिंग फील्ड में छोड़ करके बाकी सारे फील्डों में आ जाते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर आपको अपनी फिल्म में से कोई एक फिल्म रेकमेंड करनी हो एज अ गेटवे, तो कौन सी फिल्म होगी? एज अ गेटवे, या देखो लपा छपी और छोरी दोनों काइंड ऑफ सिमिलर फिल्म्स हैं, क्योंकि उसमें दोनों मेरी ही फिल्म है, कहानियाँ मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा कल्चरली हल्का फुल्का अलग है। तो वो दोनों देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हॉरर नहीं देखना है तो आप क्रिमिनल जस्टिस देख सकते हो, फर्स्ट सीजन जो मैंने डायरेक्ट किया था। फॉरेंसिक मेरी एक दूसरी फिल्म है जो रीमेक है मलयालम फिल्म का, पर उसमें थोड़ा सा मेरा तड़का लगा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। तो ज्यादा काम तो हुआ नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत काम हुआ है, उसमें से आप देख लीजिए कुछ भी। तो अभी बॉलीवुड में सिर्फ हॉरर जॉनर में ही आप एक्सप्लोर करने वाले हो, या फिर कोई और नया भी जॉनर आ सकता है? मैं इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ। हॉरर से डायरेक्ट कॉमेडी? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी और हॉरर ना ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं। दोनों में टाइमिंग का गेम होता है, ठीक है। दोनों में टाइमिंग सही बैठनी चाहिए, दोनों में परफॉर्मेंस सही बैठनी चाहिए, तब जाके दोनों हो पाती है। तो जब मैं प्रोमोज और ट्रेलर्स डायरेक्ट करता था, तब मैंने काफी कॉमेडी जोन में प्रोमोज और ट्रेलर्स डायरेक्ट किए हुए और मुझे काफी अवार्ड मिल चुके हैं। पर क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब आते हो तो आप एक तरीके की फिल्में बनाना शुरू कर देते हो, फिर लोग आपको वही ऑफर करते हैं, फिर वो दूसरे कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती ही नहीं है। जैसे कॉमेडी मेरे पास आएगी ही नहीं, कोई मुझे ऑफर ही नहीं करेगा, तो उन्हें लगता है कि ये तो कॉमेडी करेगा ही नहीं। तो एक बेचारे प्रोड्यूसर, शायद वो थोड़ा सा उनका दिमाग खराब हो गया होगा इस दिन, तो उन्होंने मुझे ऑफर कर दी और मेरा दिमाग सही चल रहा था, तो मैंने ले ली। मैंने बोला कि हाँ, ये अब करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए भी एक नया चेंज है जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था।
और अब मुझे लगता है कि चोरी 2 के बाद हॉरर भी एक मुकाम तक पहुंचा है मेरे लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा नया एक्सप्लोर करना है। हॉरर तो मैं करते ही रहूंगा, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, बट ये कॉमेडी में कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे बायोग्राफीज बनानी है, मुझे फैंटेसी फिल्म बनानी है, मुझे वर्ल्ड्स क्रिएट करने हैं, मुझे बहुत, क्योंकि मैं वीएफएक्स की मेरी लर्निंग रही है, तो मुझे ये सारी चीज़ों करने में मज़ा आता है। तो होपफुली होगा आगे चल के। वी होप आपको भी ऐसे ही नए नए जॉनर की मूवीज मिलते रहे और आप भी हमें ऐसी बढ़िया बढ़िया सी मूवीज देते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, Thank लवली you. टॉकिंग टू यू। Same, थैंक man. यू।